नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा लिथ अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका सेकंड लेक्चर है ये। इस लेक्चर में हम जो हार्मोन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, जो उनकी विशेषताएं होती हैं और बाकी क्या ये कार्य करते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने एक इनका ओवरव्यू पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम का, एक सामान्य परिचय। एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन इनसे होता है, इसको एक एक करके हम आगे देख ही रहे हैं एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो इस टॉपिक में जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, हार्मोन्स, इनकी विशेषताएं और दूसरा है इनके कार्य या इसका फंक्शन क्या क्या होता है, हार्मोन्स कौन कौन से कार्य करते हैं। तो ये हमारे लेक्चर का आज का जो डिस्कशन होगा उस डिस्कशन का मुख्य बिंदु है। तो जैसा आप लोग जानते हो भाई कि हार्मोन्स जो होते हैं कहाँ से सीक्रेट होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनका जो सीक्रेशन होता है वो सीक्रेशन ही क्या कहलाता है, हार्मोन्स कहलाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सीक्रेशन क्या कहलाता है, हार्मोन्स कहलाता है। तो अब इनके हम कुछ विशेषताएं भी होती हैं हार्मोन्स की, वो देखें कि क्या क्या होती हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करें वो होता है कि हार्मोन्स बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं। बहुत कम मात्रा इनकी चाहिए होती है। इनकी जो टारगेट सेल्स होती है उस टारगेट सेल्स पर इनको जो अनुक्रिया करेंगे उस अनुक्रिया करने के लिए। तो क्या बात हमको जो याद रखना है कि ये सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। पहला पॉइंट अगर हमें देखें इसमें क्या है, ये सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट चाहिए होता है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट इनका चाहिए, उतनी ही मात्रा इनकी अपने कार्य को करने के लिए पर्याप्त। दूसरा जो पॉइंट हमें इसमें याद रखना है वो होता है ये जल और ब्लड यानी रक्त। इसमें कैसे होते हैं, ये डिसॉल्व हो सकते हैं, घुलनशील होते हैं, इसमें ये घुल जाते हैं, इसमें घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और रक्त में घुलनशील होते हैं। ये बात हमको याद रखना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इनका निरंतर सीक्रेशन होता रहता है। निरंतर इनका क्या होता है, सीक्रेशन होता रहता है, यानी ये हमारे शरीर में निरंतर लगातार सीक्रेट होते रहते हैं और अपना कार्य करने के बाद क्या होते हैं, ये शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, यानी ये विघटित हो जाते हैं और उत्सर्जी पदार्थों के साथ जो लीवर और किडनी हमारी जो होती है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसके साथ इनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए इनका निरंतर क्या होता है, सीक्रेशन होता रहता है और अपना कार्य करने के बाद ये कैसे हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं एक तरह से। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखें कि और क्या विशेषता होती है। ये हार्मोन्स जो होते हैं वो जाति विशिष्ट नहीं होते, ये इनकी एक महत्वपूर्ण विशिष्ट होती है, जाति विशिष्ट नहीं होते हैं, यानी जिसको स्पीसीज स्पेसिफिक कहा जाता है। स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जाति विशिष्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वही एक जाति के हार्मोन्स का जो उपयोग होता है दूसरी जाति के जीवों पर किया जा सकता है। इसे जाति विशिष्ट या स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते। ये भी एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स इनका फीचर होता है। बाकी अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं, अपने जो इनकी लक्षित कोशिका होती है या जो इनकी टारगेट सेल या ऑर्गन होता है, ये अपने टारगेट सेल या लक्षित कोशिका पर ही क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। इनका जो प्रभाव होगा वो इनकी जो टारगेट सेल होगी, जो लक्षित कोशिका होगी उसी पर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी हार्मोन है किसी भी प्रकार की सेल्स को प्रभावित करे। जो इसका टारगेट ऑर्गन होगा, टारगेट सेल होगी, उसी पर जाकर क्या करेंगे, रेस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया व्यक्त करते हैं।
तो ये कुछ इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है विशेषता है जो आपको एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में 3 मार्कर के रूप में भी जैसे कि पूछा जा सकता है आपसे। इसमें हार्मोन्स की मूलभूत विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो 3 नंबर के हिसाब से आपको कम से उसमें 3-4 बातें जो लिखनी है, तो आप उसमें से कुछ बातों को याद रख सकते हैं कि भाई ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, जल और रक्त में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, और इनका निरंतर क्या होता है, सीक्रेशन होता रहता है, लगातार ये निकलते रहते हैं और अपना कार्य करने के बाद विघटित हो जाते हैं और शरीर से उत्सर्जी पदार्थों के साथ बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण विशेषता, जाति विशिष्ट नहीं होते हैं, यानी कि जो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं वो नहीं होते हैं, यानी एक जाति के हार्मोन्स का उपयोग दूसरी जाति के जीवों पर किया जा सकता है, और ये अपनी केवल जो टारगेट सेल्स होती है उस टारगेट सेल्स पर ही क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं या जो रिस्पॉन्स होता है वो दर्शाते हैं। तो ये कुछ इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। बाकी अगर एक और इनकी विशेषता देखें तो यह रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से अपने जो टारगेट सेल होती है उस टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। तो इनका जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से ये इनका ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के माध्यम से ये परिवहन करके अपने टारगेट सेल्स जो होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये इनकी कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं। इसके बाद हम बात करें कि हार्मोन्स काम क्या क्या करते हैं, हार्मोन्स का जो कार्य है क्या क्या है, तो एक एक करके कुछ हम इसके 5-6 कार्य हैं वो भी देखेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में, पीएससी की जो मुख्य परीक्षा है एमपीपीएससी में, कि हार्मोन्स क्या क्या कार्य करते हैं, हार्मोन्स के कार्य बताइए। ये आपसे 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है और आपसे ये 50 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। कोई इंडिविजुअल जैसे कि हार्मोन्स न दे करके आपसे जनरल पूछा जा सकता है कि भाई हार्मोन्स के कार्य क्या हैं, तो आपको कम से कम 4-5 जैसे कि लाइनें हैं उसमें 50 शब्द के हिसाब से वो लिखने होंगे अपने आंसर में। तो इसके कार्य को देखना है कि हार्मोन्स का काम क्या है। तो पहला जो कार्य है इनका वो हम देखें, जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र के विकास से संबंधित होता है, यानी जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम के जो विकास होता है उसको भी क्या करते हैं, या नियंत्रित या रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें कि भाई कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जिसका संबंध होता है नर्वस सिस्टम के विकास से, तो जो थायराइड ग्लैंड होती है जिसको हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, उस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है जिसको T4 भी कहते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन का जब कमी हो जाती है बाल्यावस्था के समय या किशोरावस्था के समय, जब इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से एक प्रभाव उत्पन्न होता है, एक रोग उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं जड़ मानवता या जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म। तो इस जड़ मानवता में क्या होता है, यानी कि जिन बच्चों में क्या होगा बाल्यावस्था के समय, किशोरावस्था के समय इसका हाइपोसीक्रेशन होगा थायरोक्सिन का, तो उनमें जड़ मानवता नामक जो रोग होता है वो पैदा होता है। और इस जड़ मानवता में क्या सिम्टम्स आ जाता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें जो मानसिक विकास होता है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, यानी उनके जो ब्रेन होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो ठीक तरीके से नहीं होता है। इसलिए ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अल्प बुद्धि वाले या मंद बुद्धि वाले कहलाते हैं। तो इनके मानसिक जो विकास होता है उसको ये हार्मोन प्रभावित करता है थायरोक्सिन का। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो ये, तो नर्वस सिस्टम के ठीक तरीके से डेवलपमेंट के लिए क्या है, हार्मोन्स आवश्यक होते हैं। अगर इसमें से इन हार्मोन्स की कमी होगी तो कहीं न कहीं नर्वस सिस्टम का जो विकास होता है वो ठीक तरीके से नहीं होगा, तो उससे संबंधित यानी कि जो ब्रेन का विकास न होने से जो मंद बुद्धि जैसे जो लक्षण होते हैं वो पैदा हो सकते हैं। दूसरा अगर इसका कार्य हम देखें हार्मोन्स का, वो होता है उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म। यानी हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं
उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं, नियंत्रित या नियमित करने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें तो जो इंसुलिन हार्मोन है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इस इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? यह शरीर में क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में, शर्करा, तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने का कार्य करता है। तो एक तरीके से शरीर के अंदर होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको भी हार्मोन्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमको इसमें यह लिखना होगा, अगर ये 50 शब्दों में पूछा जाता है या 3 मार्कर में पूछा जाता है कि हार्मोन्स के कार्य, तो हमको उसमें 3 कार्य बताने होंगे। इसमें से कोई से भी 3 कार्य आप बता सकते हैं। बाकी अगर तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यह मनुष्य के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होता है उनका जो विकास होता है उसको भी निर्धारित करते हैं। मनुष्य में द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनके विकास को भी क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास को भी क्या करेंगे? निर्धारित करते हैं। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो मेल में अलग होंगे, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग होते हैं। कौन से हार्मोन इन कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं? भाई कौन से हार्मोन्स इसको डिटरमाइन करेंगे? तो अगर हम पुरुषों की बात करें, सबसे पहले अगर हम मेल में देखें कि भाई मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन से हैं? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों में क्या होता है? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसको क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और प्रसिद्ध जाना पहचाना हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कहां से सीक्रेट होता है, कहां से निकलता है? भाई टेस्टिस से। जो वृषण होते हैं पुरुषों में, वृषण से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो पुरुषों के सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको निर्धारित करता है। अब कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं पुरुषों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? जैसे कि पुरुषों में जो चेहरे पर जो बाल आते हैं, जो दाढ़ी आती है, वही मूछें आती हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हुआ। पुरुषों की जो आवाज होती है महिलाओं की तुलना में कैसी होती है? भारी होती है। तीसरा लक्षण अगर देखा जाए तो पुरुषों में जो मसल्स होती हैं महिलाओं की तुलना में कैसी होती हैं? ज्यादा मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। तो इनकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो ज्यादा सुगठित होती हैं, मजबूत होती हैं अपेक्षाकृत महिलाओं की तुलना में। चौथी बात अगर हम करें तो जो विपरीत लिंग के प्रति जो अट्रैक्शन पैदा होता है, जो आकर्षण पैदा होता है, वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये टेस्टोस्टेरोन होता है। ये सब टेस्टोस्टेरोन की माया है। तो ये कुछ इस प्रकार के लक्षण होते हैं पुरुषों के जिनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो उनमें जो जेनाइटल्स होता है, जो जेनाइटल रीजन होता है, जो नर जननांग वाला हिस्सा होता है, एरिया है, उस एरिया पर जो हेयर्स होते हैं वो भी आ रहे हैं, ये भी पुरुषों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। जेनाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हम बात करें महिलाओं की। महिलाओं की सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो जिस तरीके से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होता है उसको निर्धारित करता है, वैसे ही महिलाओं में क्या होता है? अंडाशय से निकलने वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है महिलाओं में, ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? महिलाओं के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होता है। इनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए इसको फेमिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, नारीत्व वाला हार्मोन भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो महिलाओं में जो जेनाइटल
रीजन होता है, उस जेनाइटल रीजन पर जो हेयर्स बाल आते हैं, यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का लक्षण होता है। महिलाओं में जो यूटेरस होता है, जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय का जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। महिलाओं में जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, जो स्तन ग्रंथियां जिसको हम कहते हैं, मेमरी ग्लैंड्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उनका जो विकास होता है, वो क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। और विपरीत लिंग के प्रति, अपोजिट जो सेक्स होता है उसके प्रति जो आकर्षण होता है, वो भी इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही हो रहा है। ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर होता है। और उनकी जो आवाज होती है पुरुषों की तुलना में बहुत सुरीली होगी, पतली होगी, यानी कि जैसे पुरुषों की आवाज कैसी होती है, भारी होती है, जबकि महिलाओं की आवाज कैसी होती है, पतली होती है। तो ये भी इसकी वजह से ही होती है। साथ ही साथ उनका और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जेनाइटल रीजन जो होता है उस पर भी हेयर्स आते हैं। साथ ही साथ जो उनकी थाइज वाला एरिया होता है वो काफी चौड़ा हो जाता है पुरुषों की तुलना में। तो ये कुछ ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हॉर्मोन्स क्या करते हैं, निर्धारित करने का काम करते हैं। और ये अगला अगर इनका कार्य देखा जाए तो वो होता है समन्वय, इनका कोऑर्डिनेशन का। मेटाबॉलिज्म हम पढ़ चुके हैं, सेकंड इनका जो फंक्शन होता है, तीसरा जो हम कार्य इसका हम देख चुके हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सबसे पहला जो कार्य होता है नर्वस सिस्टम जो होता है उसके विकास को क्या करते हैं, के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसको डेवलपमेंट को रेगुलेट करेंगे। दूसरा है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए उदाहरण हमने देखा जैसे कि इंसुलिन होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करेगा। जो थायराइड हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है यह भी इसी तरीके से क्या करेगा, प्रोटीन जो होता है उसको मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। बाकी चौथा अगर इसका हम कार्य देखें वो है समन्वयन का, यानी कि कोऑर्डिनेशन का भी काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन का काम कैसे करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, वो पीयूष ग्रंथि क्या करती है, अपने हार्मोन्स के माध्यम से, यानी इसकी जो अग्रपाली है जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्स के माध्यम से वो दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके जो हार्मोन्स होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो इस तरीके से यह अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। तो एक समन्वय जो होता है, कोऑर्डिनेशन, वो भी इसका हार्मोन्स का कार्य होता है। बाकी अगर देखा जाए एक और कार्य तो शरीर की जो वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए जैसे कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है जीएच, कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसकी जो अग्रपाली होती है उससे इसका सीक्रेशन हो रहा है। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। तो ये भी इनका एक काम होता है। एक और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं वो है होमियोस्टेसिस, या होमियोस्टेसिस, यानी शरीर के जो भीतरी वातावरण होता है उसका जो संतुलन होता है, बैलेंस होता है, उसको बनाए रखने का काम भी हार्मोन्स करते हैं। कैसे करते हैं अगर हम देखें उदाहरण के रूप में, जैसे कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में जो शुगर है, रक्त में जो शर्करा होती है, शुगर है, और शुगर का जो लेवल होगा उसको मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा अगर हार्मोन्स हम देखें एडीएच, तो जो एडीएच है वैसोप्रेसिन होता है, ये शरीर में क्या करता है, जल का जो संतुलन होता है उस जल के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है कहाँ से निकल रहा है, किडनी, वो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, सॉरी किडनी से नहीं। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, शरीर में सोडियम जो आयन होते हैं, सोडियम आयन के जो मात्रा है उसको बनाए रखने का काम करता है शरीर के अंदर, या सोडियम आयन की मात्रा को बनाए रखने का काम करेगा। तो ये कुछ इस तरीके के शरीर की जो भीतरी वातावरण होता है उस भीतरी वातावरण को
संतुलित अवस्था में बनाए रखने में भी क्या करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है उसको अदा करेंगे। तो ये होम्योस्टेसिस भी इनका क्या होता है, एक फंक्शन होता है। यानी हार्मोन्स के अगर हम कार्य को देखें, एक बार फिर से संक्षेप में इसको देखें, तो नर्वस सिस्टम जो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म होता है, उसको भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। तीसरा कार्य अगर देखा जाए तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के, उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। और इसके साथ ही साथ ये समन्वय कोऑर्डिनेशन का भी काम करते हैं। जैसे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं उनके माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनके हार्मोन्स को भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। साथ ही शरीर की वृद्धि एवं विकास जो होता है उस वृद्धि और विकास के लिए कैसे हैं ये आवश्यक होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई हार्मोन्स की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और ये कई प्रकार के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं हमारे शरीर के अंदर करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये बातें यहाँ तक क्लियर होंगी और इसके कार्य या फिर इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको जो अगली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगी उसको डिस्कस करेंगे हम। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।